हैं एक्शन विच इज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रिक्शन। ऐसी कौन सी एक्शन है, ऐसी कौन सी क्रिया है जो घर्षण पर आधारित नहीं है। मतलब घर्षण से क्या क्या हो सकता है, कौन सी क्रियाएं घर्षण पर डिपेंड करती है। वही राइटिंग, अगर आप कहीं पर लिख रहे हैं तो ऑब्वियस है कि फ्रिक्शन होगा तो ही लिख पाएंगे। स्पीकिंग, बोलने के लिए, भाई बोलने के लिए आपके गले में पता है कि आपको बोलने के लिए भी फ्रिक्शन की मदद लगती है। जब आप बोलते हैं तो हमारे गले की ग्रंथियां फ्रिक्शन की वजह से ही तो साउंड प्रोड्यूस करती है। लिसनिंग, सुनने के लिए किसी तरीके की फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है, कान है सीधा उनके ऊपर साउंड गिरती है। यहाँ पर किसी तरीके का कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं, यहाँ पर फ्रिक्शन जीरो। वॉकिंग, चलने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत है, तो चलने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत है, बोलने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत है और लिखने के लिए भी फ्रिक्शन की जरूरत है। घर्षण पर आधारित क्रिया कौन सी नहीं है, तो लिसनिंग, सुनना। अगर आप सुन रहे हैं तो ये फ्रिक्शन पर डिपेंड नहीं करता। ये है हमारा पीवाईक्यूज का क्वेश्चन 2023 का। देखो कितना इजी तरीके का क्वेश्चन है, फ्रिक्शन में से आया था। ऑब्जेक्ट विल एक्सपीरियंस लो इन लिफ्ट, कब लिफ्ट में ऑब्जेक्ट का वेट कम फील होगा, किस लिफ्ट में वस्तु का भार कम प्रतीत कब होगा। ऑप्शन नंबर वन, गो डाउन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वेट में कोई चेंज नहीं होता, चाहे वो नीचे जाए चाहे वो ऊपर जाए, तो ऊपर के दो ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट नहीं है। गो डाउन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, गो अपवर्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेट में कोई चेंज नहीं होता। वेट का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, वेट इज इक्वल टू एम इंटू ए प्लस जी, जब वो ऊपर की तरफ जाए है ना, और जब नीचे की तरफ जाएगी तो यहाँ पर हम a माइनस जी लिखेंगे ना। वेट इंक्रीज या डिक्रीज कब होगा, जब उसमें एक्सेलरेशन हो। दोनों केस में एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर वेट में कोई चेंज नहीं है, रियल एक्चुअल वेट दोनों बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी, गो अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन, अगर अपवर्ड जाएगी विथ एक्सेलरेशन तो यहाँ पर जो उसका वेट है ना बेटा, वो m इंटू ए प्लस जी, यानी कि एम ए प्लस एम जी, वेट इंक्रीज होगा। वेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा जब वो अपवर्ड जाएगी विद एक्सेलरेशन। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, लो इन लिफ्ट, वेट कम कब महसूस होगा, तो अगर वो गो अपवर्ड जाए विथ रिटार्डेशन, विथ रिटार्डेशन यानी कि जब ए की वैल्यू नेगेटिव आएगी, जब ए की वैल्यू क्या हो जाए, नेगेटिव। यदि कोई लिफ्ट है बेटा, वो ऊपर जा रही है और धीरे धीरे उसका एक्सेलरेशन कम हो रहा है, अगर एक्सेलरेशन कम हो रहा है या रिटार्डेशन है यानी कि ए की वैल्यू नेगेटिव है, तो इन दिस फॉर्मूले देखो हम क्या लिखेंगे, वेट इज इक्वल टू एम जी इंटू, यहाँ पर फिर से लिखा जाएगा जी माइनस ए, क्योंकि ए नेगेटिव है, रिटार्डेशन है। इन दैट केस उसका वेट क्या होगा बेटा, कम होगा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है इसका। ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन 2023 पे टेट की एग्जाम का था। Moving 50 kg wooden block on horizontal table, what will be the coefficient of friction between table and wood? तो एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल टेबल है, जिस तरीके से हमने टेबल ड्रॉ करी, उस टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है ना। ये मेरे पास टेबल है, टेबल पर एक ब्लॉक रखा हुआ है 50 kg लकड़ी का है। इस ब्लॉक को एक वेट से रस्सी के थ्रू ऐसा सपोज टू बी कि इसे लटकाया गया है। 5 किलोग्राम वेट का मतलब होता है जितना वेट 5 किलोग्राम लगा सकता है। तो हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, ये मिनिमम है। तो हमें यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है कि टेबल की सरफेस और इस ब्लॉक के बीच में कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। इसे इधर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स रोक रहा होगा, आगे की तरफ उसको टेंशन खींच रहा होगा। यहाँ पे टेंशन फोर्स P है, यहाँ पर हम बना लेते हैं इसके ऊपर कितना फोर्स लगा होगा, ये हमारा आया होगा 50 के बराबर। 50 जी की वैल्यू कितनी ले लें, 10। हमने क्वेश्चन में जी को लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो फ्रिक्शन फोर्स यदि उसके वेट के बराबर होगा तो ये वेट के बराबर होगा वेट ऑफ 5 केजी, तो ये नहीं चलेगा। तो वेट ऑफ 5 केजी कितना लिखा हमने, 50। कितना लिखा बेटा, 50। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू एन, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स यहाँ पे निकालो बेटा, नीचे कितना लगेगा, अगर ये 5 है तो नीचे लगेगा 500, तो ऊपर नॉर्मल फोर्स होगा एक एन जो किसके बराबर होगा, 500 के। नाउ पुट म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी बेटा, 500, एंड जो हमारे पास वेट है वो कितना आया, 50। 50 से 500, 0 से 0, 5 से ये कटेगा, कितने टाइम कटेगा बच्चे, 10 टाइम।
इस 10 को उधर भेज देते हो तो म्यू इज इक्वल टू वैल्यू हमारे पास आई 1/10 विच इज इक्वल टू 0.1। इसका कोई यूनिट नहीं होता, इस रेशियो। ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सी और डी दोनों गलत है। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। क्या था 2023 का ये हमारा एम्पीटेट का PYQ क्वेश्चन। 2I plus 3J Newton distance a body from position R1 4I minus 5J to meter to R2 meter. Find work done, है ना? वर्क डन निकालना है, वर्क डन निकालना है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। वर्क डन इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की जगह कितना होगा बेटा? यहाँ पे लिखेंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, दो अलग अलग पोजीशन दी है। तो नाउ मैं यहाँ पाऊँ फोर्स R2 माइनस सर्वर, तो क्यों ना हमें यहाँ पे डायरेक्ट फोर्स की वैल्यू डाल दी जाए। फोर्स की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर डालिए। फोर्स कितना दिया है? फोर्स इज 2I के प्लस 3J, दिस इज फोर्स, एंड इसका डॉट प्रोडक्ट करना है R2 माइनस R1। R2 की वैल्यू देखो बेटा, यहाँ पर कौन है? 1, 1 में से 4 गया, इट इज इक्वल टू माइनस 3I के। और यहाँ पे दिया है 3, 3 में से बेटा 5 गया, यानी कि हो जाएगा प्लस का 8J के। 3 माइनस 5 प्लस का 8J के। नाउ सॉल्व इट। I का कंपोनेंट I से, इट इज इक्वल टू -6। देखो I के आगे कौन है? 2। यहाँ पे I के आगे कौन है? -3। 2 इंटू -3 -6। I का एक के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 एंड 3 इंटू 8 सिमिलर। यहाँ पे 3 इंटू 8 कितना है बच्चे? 24। और J का J के साथ डॉट प्रोडक्ट 0। It is 24, it is how much? Is equal to 18 जूल। तो वर्क डन कितना होगा बेटा? 18 जूल। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। तो काफी इजी तरीके के क्वेश्चन है ये टेट के PYQ क्वेश्चन। Stand rod having mass m and the length L, the potential energy in this position। एक रॉड है बेटा जो स्टैंडिंग पोजीशन में रखी गई है कुछ इस तरीके से, एंड दिस उसका मास इन्होंने कहा है m है और उसकी लेंथ है बेटा l है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपको लिखना है। पोटेंशियल एनर्जी आपको याद है, यदि कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, अगर वो अर्थ से h हाइट पर होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी mg। बस यही हमें रॉड के लिए भी लिखना है। पर इस रॉड की लेंथ l है, ध्यान से देखना होगा, क्या इसके सभी पार्टिकल l हाइट पर है? तो सभी पार्टिकल की l हाइट नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही क्लोज है, अगर मैं इसे ग्राउंड मान लूं, तो कुछ ऐसे हैं जो ग्राउंड के बहुत ही क्लोज है, कुछ ऐसे हैं जो ग्राउंड से बहुत ही ऊपर है। यानी कि इनकी पोटेंशियल एनर्जी mgl हो सकती है, मास m हो, है ना, और mgl हो सकती है, पर इनकी पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होना चाहिए। इन दैट केस हम एवरेज लिखेंगे। अगर इसकी टोटल लेंथ L है तो इसकी एवरेज लेंथ हम ले लेंगे L/2, यानी कि इसका जहां सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास होगा यूनिफॉर्म रॉड होगा तो बीचों बीच, तो सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? L/2 हाइट पर। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे? रॉड का मास कितना है बेटा? m, g की वैल्यू g, और सेंटर ऑफ मास की हाइट लिखेंगे। सेंटर ऑफ मास की हाइट कितनी है? कितना ऊपर होगा? सेंटर पर होगा, यानी कि L/2 हाइट पर। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा? mgl/2। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन देखी जाएगी ग्राउंड से, तो हमारा करेक्ट आंसर है ए नहीं है, बी नहीं है, mgl/2। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। PYQ का क्वेश्चन था वही 2023 का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इफेक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसका उदाहरण है इलास्टिक इनइलास्टिक कोलिजन, टू डायमेंशनल कोलिजन, और यहाँ पर दिया है थ्री डायमेंशनल कोलिजन। तो देखो, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है बेटा? जब एक फोटोन किसी मेटल की सरफेस से टकराता है तो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, इस घटना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहते हैं ना, जब कोई फोटोन मेटल की सरफेस को टकराता है। अब इलास्टिक कोलिजन क्या है? जिसमें दोनों चीजें कंजर्व रहे, मोमेंटम भी और काइनेटिक एनर्जी। और इनइलास्टिक कोलिजन वो है जिसमें मोमेंटम तो कंजर्व रहता है पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। तो हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो इन इलास्टिक कोलिजन की कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी है बेटा वो बिफोर द कोलिजन या आफ्टर द कोलिजन कंजर्व नहीं है, देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी। तो ये इन इलास्टिक कोलिजन की कैटेगरी में हमारा आएगा। इसका आंसर कौन सा है? बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट
ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, अ पार्टिकल ऑफ मास, एक पार्टिकल है जिसका मास है 100 ग्राम, इज थ्रोन अपवर्ड वर्टिकली विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड ड्यूरिंग दिस मोशन वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत ही बढ़िया, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन पूछा है, चार ऑप्शन मुझे दिए हैं। इससे समझिए एक पार्टिकल है जिसको ऊपर की तरफ फेंका गया है और ऊपर की तरफ फेंका गया है 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। इसका मास है बच्चे 100 ग्राम, 100 ग्राम यानी कि मैं लिख सकता हूँ 100 डिवाइडेड बाय 1000 केजी में लिखना होगा ना, 100 डिवाइडेड बाय 1000 यानी कि 0.1 केजी इसका मास है, इसको ऊपर फेंका गया। ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क डन किया, तो हमें वर्क निकालना है, तो यू नो अगर वर्क चाहिए तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगा होगा, mg इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी कितनी हाइट पर गया, हमें h निकालना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर h हाइट की जरूरत आपको पड़ेगी, दूसरी जरूरत पड़ेगी वर्क की, वर्क क्या है mg। यहाँ पर देखो बेटा, जब ये ऊपर जाएगा किसी भी समय, अगर मैं देखूं तो इसे फोर्स कहाँ लग रहा होगा, नीचे, जबकि ये जा कहाँ रहा है, ऊपर। द डिस्प्लेसमेंट और फोर्स यहाँ पर अपोजिट है, दैट्स व्हाई वर्क डन जो भी आएगा नेगेटिव। तो इन चार ऑप्शन में से पहले तो वही वो सही होगा जिसके आगे नेगेटिव है, तो यह ए सही हो सकता है या फिर डी सही हो सकता है, बी और सी सही नहीं है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव। ये दोनों तो गलत हो गए। अब कैलकुलेट करें कितना आएगा, तो हमने लिखा है इस पे माइनस एम इंटू जी। एच की वैल्यू लिखो, एच की वैल्यू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालो। यदि किसी को फेंका जाए यू वेलोसिटी तो यू स्क्वायर अपॉन 2g, इतनी हाइट पर वो जाता है। अगर नहीं आए तो यहां से निकालना चाहिए वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2gh। यहाँ पर बेटा फाइनली वो जब मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, मैक्सिमम हाइट पर उसकी v जीरो हो जाएगी, तो इसे जीरो पुट कर दीजिए, तो विल गेट फॉर्मूला माइनस यू स्क्वायर अपॉन में माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2g। ये वो हाइट है जितनी वो अटेंड करेगा। g वैसे नेगेटिव लिया जाएगा तो ये नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा और हाइट आएगी यू स्क्वायर अपॉन में 2g। ये हाइट है जो वो अटेंड करेगा। तो हमने यहाँ पर ये यू स्क्वायर अपॉन में 2g लिखा है, g ने g को मार दिया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल मास कितना है बेटा, 0.1 m की वैल्यू, यू स्क्वायर यानी कि ये 5 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 5 से फेंका, अपॉन में यहाँ पर लिखा होगा 2। तो ये 2 और आगे कौन सा आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। इसे हटा दिया जाए, 0.1 केजी आंसर नेगेटिव में आने वाला है। देखें कितना आएगा, तो ये हो गया 0.1 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2। 25 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा बेटा, 12.5 इंटू मल्टीप्लाई बाई 1, तो एक डेसिमल आगे इसको खसका दीजिए, -1.25 जूल, -1.25 जूल, दैट इज आवर आंसर, -1.25 जूल। देखो कौन सा आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो एक आसान सा क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में किसके बराबर है। वैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है आपको पता है, एनर्जी की यूनिट क्या है बेटा, जूल। वैसे ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हमारी एनर्जी की ही यूनिट है, दोनों एनर्जी की यूनिट है। हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि 1 eV किसके बराबर है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने बराबर है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बेटा, ई की जगह ई की वैल्यू सोचो, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। याद है ये चार्ज है, ई है, बेसिक फंडामेंटल चार्ज, ई 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और यहाँ पर लिखेंगे जूल। तो 1 eV किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद रहे, उसके पीछे जूल। तो इतनी एनर्जी अगर है तो उस एनर्जी को ईवी बोलते हैं। जनरली बहुत छोटी छोटी एनर्जी अगर मेजर करना हो तो हम उसे ईवी मेजर करते हैं। विच ऑप्शन इज करेक्ट, यहाँ पर मेरा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए ही दिखाई दे रहा है। 1.6 इंटू 10 की पावर -19, यहाँ पे +19 है, यहाँ पर -18, नॉट करेक्ट। यहाँ पे तो आगे का नंबर ही चेंज हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Force F is equal to minus of Fk cube acting on a center O. Its torque along the point 1, 1 will be, टॉर्क फाइंड करने को कहा है। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे आर को वेक्टरली लिख लिया है, जो पोजीशन वेक्टर है, आई कैप माइनस जे कैप। आई कैप यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है, तो आई कैप माइनस जे कैप, और फोर्स को मैंने -F के कैप एज इट इज लिख दिया है। हमसे पूछा गया है बच्चे टॉर्क, तो टॉर्क फाइंड करना है तो आपको आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर फाइंड करना होगा, जो कि टॉर्क कहलाता है।
पोजीशन वेक्टर का और फोर्स का परपेंडिकुलर का क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ से देखो मैं माइनस एफ को पहले बाहर निकाल देता हूँ, फिर क्यों मैंने ऐसे किया है थोड़ा सा इजी रहेगा। आर को लिख देना है, यहाँ पे आर लिखा आई कैप एंड माइनस का जे कैप, ये मेरे पास आर है, इसको ब्रैकेट में रखते हैं। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, चूंकि मैंने माइनस एफ को बाहर लिख दिया ना, यहाँ पर ओनली हम लिख देते हैं के। इसे क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो माइनस एफ यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट देखो कैसे किया जाएगा बच्चे, जब आई का क्रॉस प्रोडक्ट के साथ किया जाएगा तो आंसर आएगा माइनस जे। आई का क्रॉस प्रोडक्ट आई जे और के रिवर्स ऑर्डर में किया है, दैट्स वाई माइनस जे। और जे का, ये जे है, जे का क्रॉस प्रोडक्ट के साथ किया जाएगा तो आंसर आएगा ओनली आई, और एक फॉर्मूले का माइनस था तो उसे हमने माइनस लिखा। मैंने क्या किया बेटा, आई का क्रॉस प्रोडक्ट चेक कर लेना, के साथ होता है माइनस का जे, और जे का क्रॉस प्रोडक्ट के साथ होता है बच्चे आई। और ये माइनस तो यहाँ का जे जो माइनस था उसकी वजह से माइनस 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 को कॉमन करते हैं, तो टॉर्क मेरे पास क्या आया बेटा, टॉर्क मेरे पास अब एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर आई को आगे लिख देते हैं आई के प्लस जे के, दोनों प्लस के होंगे क्योंकि यहाँ से माइनस माइनस कॉमन गया और बाहर वाले को कैंसिल कर दिया। तो दैट इज द टॉर्क जो उसके ऊपर लगेगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ए सही नहीं है, बी यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर of this question.